आज बात करते हैं एक ऐसे ऐतिहासिक मोड़ की जिसने सिर्फ एक देश को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। जी हां, हम बात कर रहे हैं फ्रांसीसी क्रांति की। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं उस एक तनाव भरी सुबह से जिसने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। तारीख थी 14 जुलाई 1789 और पेरिस शहर डर की गिरफ्त में था। एक खतरनाक अफवाह जंगल की आग की तरह फैल रही थी और लोगों में दहशत का माहौल था। अफवाह क्या थी कि राजा अपने सैनिकों को आम लोगों पर गोली चलाने का आदेश देने वाला है। अब सोचिए, इस बात का कोई सबूत नहीं था, पर इसने लोगों के मन में ऐसा डर भर दिया कि उन्हें लगा अब अगर जिंदा रहना है तो खुद ही कुछ करना होगा। उनके लिए चुपचाप मारे जाने से कहीं बेहतर था लड़कर मरना। और बस इसी डर के चलते करीब 7,000 मर्द और औरतें टाउन हॉल के सामने जमा हो गए। उन्होंने एक तरह से अपनी खुद की एक सेना बना ली, एक जनसेना, और तय किया कि अगर राजा से लड़ना है तो पहले हथियार तो चाहिए होंगे। और उन्होंने हथियार ढूंढ भी लिए। भीड़ ने सीधा धावा बोल दिया बास्तिल के किले पर। यह किला सिर्फ किला नहीं था, ये राजा की क्रूर सत्ता का प्रतीक था। इस लड़ाई में किले का कमांडर मारा गया, अंदर जो कुछ कैदी थे उन्हें आजाद करा लिया गया। और लोगों का गुस्सा देखिए, उन्होंने पूरे किले को ही ढहा दिया और उसके पत्थर के टुकड़ों को आजादी की निशानी के तौर पर बाजारों में बेचा गया। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसी नौबत आई ही क्यों? क्या वजह थी कि आम लोग एक शाही किले पर हमला करने को मजबूर हो गए? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें थोड़ा सा वक्त में पीछे चलना होगा। तो आइए समझते हैं 18वीं सदी के उस फ्रांसीसी समाज को जहां इस क्रांति की जड़ें छिपी थी। बात है 1774 की। लुई 16वां सिर्फ 20 साल की उम्र में फ्रांस का राजा बना, लेकिन उसे विरासत में क्या मिला? एक खाली खजाना। सालों से चल रहे लंबे लंबे युद्धों ने देश की कमर तोड़ दी थी, और ऊपर से ब्रिटेन के खिलाफ अमेरिकी कॉलोनियों की मदद करने का फैसला। इस फैसले ने तो मानो ताबूत में आखिरी कील ठोक दी। कर्ज का बोझ हैरान कर देने वाला था। सोचिए, 2 अरब लीब्रे का कर्ज तो पहले से ही था। अमरीकी जंग की वजह से 1 अरब और जुड़ गया, कुल मिलाकर 3 अरब लीब्रे। और अब जो लोग कर्ज दे रहे थे वो 10% का भारी भरकम ब्याज मांग रहे थे। देश सचमुच दिवालिया होने की कगार पर था। लेकिन मसला सिर्फ पैसों का नहीं था, समाज का ढांचा भी पूरी तरह से बिगड़ा हुआ था। फ्रांस का समाज आप कह सकते हैं 3 हिस्सों में बटा था, जिन्हें एस्टेट्स कहते थे। पहले 2 एस्टेट यानी पादरी और शाही खानदान के लोग, ये आबादी का मुश्किल से 3% थे। पर कमाल की बात यह है कि उन्हें कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था। सारा का सारा बोझ किस पर था? तीसरे एस्टेट पर, जिसमें देश की बाकी 97% आबादी आती थी। किसान, मजदूर, व्यापारी, वकील, सब। ये कितना बड़ा असंतुलन था, इसका अंदाजा लगाइए। देश की लगभग पूरी की पूरी आबादी टैक्स भर रही थी, और मुट्ठी भर अमीर और ताकतवर लोग, वो न सिर्फ टैक्स से आजाद थे बल्कि देश की ज्यादातर जमीन के मालिक भी वही थे। और ये तीसरा एस्टेट कई तरह के टैक्स के बोझ तले दबा था। एक था टाइद, ये एक धार्मिक टैक्स था, मतलब चर्च किसानों की फसल का 10वां हिस्सा ले लेता था। इसके अलावा नमक और तंबाकू जैसी रोजमर्रा की चीजों पर भी सरकार को अलग से टैक्स देना पड़ता था। तो जब देश का कर्ज चुकाने के लिए राजा ने टैक्स और बढ़ाने की सोची, बस वहीं से हालात बेकाबू होने लगे। यहीं से भड़की क्रांति की असली चिंगारी। अब राजा अपनी मर्जी से तो टैक्स बढ़ा नहीं सकता था, तो उसे एस्टेट्स जनरल की एक मीटिंग बुलानी पड़ी, जो सुनिए 1700 सालों में पहली बार हो रही थी। और यहीं पर वोटिंग को लेकर एक बड़ा पेंच फंस गया। राजा चाहता था कि पुराने तरीके से वोटिंग हो, यानी हर एस्टेट का एक वोट। इससे क्या होता? पहले 2 एस्टेट मिलकर हमेशा 2-1 से जीत जाते। लेकिन तीसरे एस्टेट ने कहा नहीं, अब हर मेंबर का एक वोट होगा, ताकि उनकी बड़ी संख्या का कुछ तो मतलब निकले। और जब राजा ने ये मांग ठुकरा दी तो तीसरे एस्टेट के लोग मीटिंग से बाहर आ गए। वो पास के ही एक इंडोर टेनिस कोर्ट में जमा हुए, और वहां उन्होंने एक शपथ ली कि जब तक फ्रांस के लिए एक नया संविधान नहीं लिखते थे वो यहां से नहीं हटेंगे। और उन्होंने खुद को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया। ये था क्रांति का पहला संगठित कदम। बस इसके बाद तो घटनाएं इतनी तेजी से घटी कि पूछिए मत। कुछ ही महीनों के अंदर टेनिस कोर्ट की शपथ हुई, फिर बास्तील पर धावा बोला गया, और फिर 4 अगस्त को नेशनल असेंबली ने पादरियों और कुलीनों के सदियों पुराने सारे विशेषाधिकार खत्म कर दिए। फ्रांस अब हमेशा के लिए बदल चुका था। लेकिन क्रांति अभी रुकी नहीं थी।
इसने अब एक और भी ज्यादा रैडिकल मोड़ ले लिया था। फ्रांस अब राजशाही से गणतंत्र बनने की राह पर था। देखिए, राजा ने नेशनल असेंबली को मान तो लिया था, पर वो अंदर ही अंदर दूसरे देशों के साथ मिलकर अपनी सत्ता वापस पाने की साजिश कर रहा था। और जब ये बात खुली तो लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। जैकोबिन्स जैसे कट्टरपंथी ग्रुप्स का जोर बढ़ रहा था और आखिरकार 21 सितंबर 1792 को राजशाही को पूरी तरह खत्म कर दिया गया और फ्रांस को एक गणतंत्र घोषित कर दिया गया। और राजा का क्या हुआ? लुई 16वें पर देशद्रोह का मुकदमा चला और उसे दोषी पाया गया। 21 जनवरी 1793 उसे सबके सामने गिलोटिन से मौत की सजा दी गई। ये एक ऐसा पल था जहां से क्रांति के लिए पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं बचा था। लेकिन राजा की मौत के बाद शांति नहीं आई, बल्कि क्रांति अपने सबसे खूनी और सबसे विवादित दौर में दाखिल हुई, जिसे इतिहास में आतंक का राज के नाम से जाना जाता है। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या आज़ादी की ये लड़ाई कुछ ज़्यादा ही आगे निकल गई थी? क्या आज़ादी और बराबरी पाने की कोशिश में क्रांतिकारियों ने उन्हीं सिद्धांतों को कुचल दिया जिनके लिए वो लड़ रहे थे? इस दौर की कमान थी जैकोबिन लीडर मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर के हाथों में, और उसका राज विरोधाभासों से भरा था। एक तरफ तो उसने फ्रांसीसी कॉलोनियों में गुलामी खत्म करने जैसा शानदार काम किया, पर दूसरी तरफ गणतंत्र के दुश्मन के नाम पर हजारों लोगों को बिना किसी सुनवाई के गिलोटीन पर चढ़ा दिया। विडंबना देखिए, आखिर में उसका ये आतंक उसी पर भारी पड़ा और जुलाई 1794 में उसे भी गिलोटीन से ही मार दिया गया। रोबेस्पियर के बाद फ्रांस में एक अजीब सी खलबली का माहौल था। आतंक के उस दौर ने लोगों को इतना थका दिया था कि अब उन्हें बस शांति और स्थिरता चाहिए थी, चाहे किसी भी कीमत पर मिले। और इसी अफरा तफरी ने एक नए और भी ज्यादा ताकतवर शख्स के लिए सत्ता का दरवाजा खोल दिया। और यहां सबसे बड़ी विडंबना सामने आती है। जिस क्रांति की शुरुआत एक राजा को हटाने के लिए हुई थी, उसका अंत एक सम्राट के गद्दी पर बैठने से हुआ। 1804 में एक बहुत ही कामयाब जनरल नेपोलियन बोनापार्ट ने इस माहौल का फायदा उठाया और खुद को फ्रांस का सम्राट बना लिया। करीब 10 साल तक उसने पूरे यूरोप को जंग में झोंके रखा और आखिरकार 1815 में वाटरलू की लड़ाई में उसकी हार हुई। तो आखिर में हम इस सवाल पर आके खड़े होते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति को हम कैसे याद रखें? क्या ये आधुनिक लोकतंत्र की नींव रखने वाला एक महान ब्लूप्रिंट है, या फिर ये एक चेतावनी है कि कैसे बड़े बड़े आदर्श भी जब हद से गुजर जाएं तो अराजकता और तानाशाही में बदल सकते हैं? शायद इसका जवाब इन दोनों के बीच में ही कहीं छुपा है, और यही बात इस क्रांति को आज भी इतना महत्वपूर्ण बनाती है।